तो बीच में गैप हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर दोबारा से। कुछ क्लासेस मतलब बीच में काफ़ी टाइम के लिए गैप हो गया था। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम जेईई मेंस के 2025 केमिस्ट्री एमसीक्यू फेज़ 1 इवनिंग सेशन के क्वेश्चंस हैं ये हमारे पास में, जो जनवरी की 23 को हमारे पास में जो पेपर हुआ था ए और बी सेक्शन। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, आइसोमर्स ऑफ C4H10 ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट हमें दे रखे हैं, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब आपको इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा ध्यान से हमें ये क्वेश्चन करना था। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लूँ, तो मैं इस क्वेश्चन को अगर अटेंड करने के लिए आपको बोलूँगी तो फिर आपको इस तरीके से क्वेश्चन अटेंड करना है कि पहले आप नंबरिंग डाल लो, तभी आप इस क्वेश्चन को ढंग से कर पाओगे। अदरवाइज आप नंबरिंग नहीं डालोगे तो ये क्वेश्चन आपका नहीं हो पाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से है। जब आप ओजोनोलाइसिस करेंगे तो आपका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो 9th पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड ओ आएगा और 7th पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा। तो आप क्या करो, कुछ चेंज मत करो, इसे ऐसे क्या ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा दो, इसके बाद में ये 1 को ऐसे ही रहने दो। फिर यहाँ पे आपके पास में ये वाला डबल बॉन्ड ओ एच आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप नहीं है, आपके पास में कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। फिर 8th पोजीशन पे जो आपका कार्बन है वो भी डबल बॉन्ड ओ और एच के साथ में आएगा। फिर 9th वाला आपके पास में यहाँ पे आएगा, ये आपके पास में 10th वाले पे मिथाइल ग्रुप आएगा, और उसके बाद में ये वाला जो ग्रुप है आपका, ये ग्रुप आपका यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा ऐसे। ठीक है। तो अब अगर मैं नंबरिंग इसको दोबारा दूं तो ये मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 7, और फिर ये जो आपका 10 9 और 8 जो है वो यहाँ पे आ चुका है। तो आप अब आपको मैच करना है कि आपके पास में लास्ट में एल्डिहाइडिक ग्रुप होना चाहिए। तो लास्ट में एल्डिहाइडिक ग्रुप इन तीनों में ही है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, और यहाँ पे भी इसमें एल्डिहाइड 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 पर यहाँ पे कीटोन है। तो अब मेरे पास में बचे ये वाला जो लास्ट है, देखो इसमें 7th और 8th पोजीशन पे दोनों ग्रुप ही एल्डिहाइडिक ग्रुप हैं, तो यहाँ पे दोनों एल्डिहाइडिक ग्रुप हैं। इसमें जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे दोनों एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है पर ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, और ये तो कीटोन है। तो यानी कि आपके पास में इन दोनों ऑप्शन में से आपके पास में फर्स्ट या थर्ड ऑप्शन में से कोई ऑप्शन होगा। अब आप नंबर काउंटिंग कर लो कि यहाँ पे आपके पास में एल्डिहाइड ग्रुप के बाद में दूसरा ग्रुप भी आपके पास में कीटोनिक आ रहा है। तो देखो 8th के बाद में यहाँ पे जो 9th है वो कीटोन आ रहा है, ये 9th कीटोन है। उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, एक 3 कार्बन है, 1 2 3, तो यहाँ पे ये 3 कार्बन है, फिर ये आपका कीटोन है, फिर आपका, बट अगर मैं इसको ऐसे देखूँ तो, और फिर इसको देखते हैं एक बार, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, फिर आपका कीटोनिक ग्रुप है, और कीटोनिक ग्रुप के बाद में देखो, अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, मुझे पहले पता चल गया कि मेरा जो 10th ये मिथाइल ग्रुप नहीं, ये जो 10th पोजीशन है इस पे मिथाइल ग्रुप नहीं है, पर मेरा पास जो सेकंड ग्रुप है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको उसी के तरीके से देखना पड़ेगा। देखो ये सेम इसके साथ मैच हो रहा था जो फर्स्ट वाला, बट थर्ड पोजीशन पे जो आपके पास में 3 ग्रुप थे वो इस तरीके से आ रहे हैं, तो इसमें कोई भी मिथाइल ग्रुप सब्सिट्यूटेड नहीं है। यानी कि अब अगर मैं इसको बिल्कुल मैच करके बनाऊँ तो ये मेरे पास में आएगा 7th पोजीशन पे ये H, फिर ये 6th हो गया, फिर ये आपके पास में 5th हो गया, फिर ये 4th पे आपके कीटोनिक ग्रुप आ गया, थर्ड 2 2 पे आपके पास में मिथाइल ग्रुप है, फिर ये आ गया 9th पे आपके पास में कीटोनिक ग्रुप है, और फिर आपके पास में ये H आ गया। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका एग्जैक्टली थर्ड के साथ में मैच हो रहा है, एग्जैक्टली थर्ड के साथ में मैच हो रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट वाले को हम लेके चलते हैं। फॉर द नेक्स्ट वन मेरे पास में है ये वाला, तो मैं इसको फिर दोबारा ऐसे ही बनाऊंगी, ये, और अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ बना दूंगी। नंबरिंग ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से है। तो अब देखो मैं इसको जब करूँगी तो मैंने 7th 8th 9th पे ऑक्सीजन लगा दिया, फिर मेरे पास में 10th में यहाँ पे आ गया और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और फिर मेरे पास में यहाँ पे 5th, और ये 4th में ये डबल बॉन्ड ओ आ गया, फिर ये 3, फिर ये मेरे पास में 2 2 पे मेरे पास में डबल बॉन्ड ओ और ये मिथाइल ग्रुप। यानी कि यहाँ पे एक तरफ कीटोनिक ग्रुप है और एक तरफ आपके पास में एल्डिहाइडिक ग्रुप है। देखो जरा, ये वाला कीटोनिक ग्रुप है, ये वाला एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो कीटोनिक ग्रुप और एल्डिहाइडिक ग्रुप इन दोनों में है, कीटोनिक ग्रुप और एल्डिहाइडिक ग्रुप इन दोनों में। अब देखते हैं जरा, तो मैं यहाँ से अगर ये शुरू करूँ
तो ये मेरे पास में 10th था। 10th के बाद में आपका अगला डबल बॉन्ड आना है। तो 10th में जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप के बाद में आपके पास में अगली पोजीशन पे आपके पास में कीटोनिक ग्रुप आना है। ये देखो, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप के बाद में आपके पास में कीटोनिक ग्रुप आना है। तो ये देखो, एल्डिहाइड ग्रुप के बाद में कीटोनिक ग्रुप आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप एल्डिहाइड के बाद में कीटोनिक ग्रुप देखोगे तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपके पास में मिथाइल आ रहा है। तो ये वाला मैच नहीं हो रहा है। अब इसको देख लेते हैं हम। तो ये आपके पास में एल्डिहाइड ग्रुप, उसके बाद कीटोनिक ग्रुप, और उसके बाद में 1 2 3 4 कार्बन है बीच में। तो ये रहे आपके 4 कार्बन। फिर आपके पास में कीटोन है, फिर आपके पास में मिथाइल ग्रुप है, फिर आपके पास में कीटोन है, और ये यानी कि सेकेंड वाले का हमारे साथ में इस तरीके से फोर्थ वाला ऑप्शन मैच होता है। उसके बाद में आपके पास में आता है थर्ड वाला। थर्ड वाला जब आप करोगे, देखो बहुत आराम से करना है, क्योंकि एग्जाम में जल्दबाजी में एक भी अगर आपने गलत कर दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको ब्लॉक करते हुए डबल बॉन्ड ओ लाना है। तो आप क्या करोगे, ये डबल बॉन्ड ओ, इसके बाद में ये यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड ओ लाना है, और ये भी आपके पास में जो ग्रुप होगा डबल बॉन्ड ओ, और फिर यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ओ होगा, और ये यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टेड है। तो इसमें यहाँ पे H ग्रुप है और यहाँ पे H ग्रुप है, दोनों तरफ एंड में मिथाइल ग्रुप है, तो दोनों तरफ एंड में मिथाइल ग्रुप वाला हमारे पास में ये बचता है फर्स्ट। ये फर्स्ट है। देखो जरा, दोनों तरफ एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप के बाद में जो कार्बन है उस पर मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, ये रहा मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड। फिर उसके बाद एक और कार्बन है, कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, फिर 3 कार्बन है, एग्जैक्टली 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। ये मैंने शायद बीच में एक एक्स्ट्रा बना दिया। उसके बाद में फिर आपके पास में डबल बॉन्ड है, और फिर ये एल्डिहाइड है, यानी कि आपके पास में जो थर्ड का आता है वो ऑप्शन आएगा ए। तो देख लेते हैं हम। ए का आपके पास में है थर्ड ऑप्शन करेक्ट, बी का आपके पास में है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, पर सी का इनके पास में आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन। अब देखें, ए का सी का आपके पास में आ रहा है हाँ फर्स्ट ऑप्शन, तो हमारे पास में भी ये फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, ये इट मीन्स द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन तो अगर आपको आता होगा, अगर आपने याद किया होगा तो आप कर सकते हो, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। तो इसमें तो सिंपल सी चीज़ है, बट हाँ एक चीज़ हमें देखते बिल्कुल क्लियर पता चल रही थी कि स्टेनलेस स्टील में निकल और कार्बन प्रेजेंट होता है। तो ये स्टेनलेस स्टील हो गया। अब मैंने कैसे याद किया हुआ कि जो ब्रास वाला है उसमें आपके पास में जिंक आता है, और जो ब्रॉन्ज वाला है उसमें आपके पास में टिन आता है। तो ब्रास वाले में आपके पास में जिंक आएगा, ब्रॉन्ज वाले में आपके पास में टिन आएगा, और यूएस सिल्वर कॉइन में आपके पास में कॉपर और निकल होता है। तो देख लेते हैं जरा, ए का आपके पास में आता है फोर्थ, ये दोनों ए में फोर्थ आ रहा है। उसके बाद में बी का आपके पास में आता है थर्ड, यहाँ पे बी का इन्होंने सेकंड दे रखा है, तो ये नहीं होगा, यानी कि द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट आता है द स्टेटमेंट द टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल फॉर ए गिवन शेल इज रिप्रेजेंटेड बाय n इक्वल्स टू 2। टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल n टू द पावर 2 होती है एग्जैक्टली। अगर आपके पास में गिवन शेल दी हुई है, फॉर एग्जांपल अगर आपको फर्स्ट शेल दी है तो इसके अंदर आपके पास में जो ऑर्बिटल होंगी वो n का स्क्वायर होगा, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, तो केवल एक ऑर्बिटल होती है जो कि s। अगर आप 2 लोगे तो n का स्क्वायर 2, यानी कि यहाँ पे आपके पास में 4 आएगा, तो आपके पास में 4 ऑर्बिटल होती हैं। कैसे? एक s और p की 3, px py pz, तो ये आपके पास में 4 आ गई। और अगर इलेक्ट्रॉन पूछते, यहाँ पे ऑर्बिटल ना देके इलेक्ट्रॉन पूछते, तो आपके पास में फॉर्मूला 2n स्क्वायर आ जाता, यानी कि दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल विद इन एनी सबशेल रेंज -1 to +1। एग्जैक्टली, जब आप सब शेल के अंदर ऑर्बिटल देखते हैं तो वो स्पेशल अरेंजमेंट ही दिखाता है। जैसे कि अगर आपके पास में एल के पास 1 है तो ये आपकी एस सब शेल है, तो इस सब शेल के अंदर केवल एक ही एस ऑर्बिटल है। सॉरी, अगर आपके पास में एल की वैल्यू 0 है तो ये आपकी एस सब शेल है और उसके अंदर केवल एक एस ऑर्बिटल होती है। अगर आपके पास में एल की वैल्यू 1 है तो वो आपकी पी सब शेल है, और उस पी सब शेल के अंदर आपके पास में 3 पी ऑर्बिटल होती हैं, जो कि -1 0 +1, तो जिसे हम कैसे लिख देते हैं, पी एक्स पी जेड पी वाई, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, यानी कि बोथ ऑप्शन करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपके पास में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th थर्मोडायनेमिक्स है, और बिल्कुल थर्मोडायनेमिक्स जब आपका कंप्लीट होने वाला होता है तो उसके लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर आपके पास में डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होता है तो आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। और अगर आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो आपके पास कैसे चेक करोगे आप, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस वाले फॉर्मूले से आप रिप्रेजेंट चेक करोगे। अब देखो, फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा है डेल्टा एच आपका पॉजिटिव है, तो डेल्टा, ये मैंने क्लास में बहुत डिटेल से कराया था, डेल्टा एच पॉजिटिव है, माइनस
टी दे रखा है और डेल्टा एस आपको नेगेटिव दे रखा है। अब अगर आपके पास में डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो ये दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि इस केस में डेल्टा जी आपके पास में पॉजिटिव होगा और रिएक्शन एट एनी टेम्परेचर नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। उन्होंने कहा इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बताने हैं। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में आपके पास में डेल्टा जी पॉजिटिव है, देखो ये पॉजिटिव है एग्जैक्टली, मतलब इसी से मैं शुरू कर देती हूँ, ये पॉजिटिव है और यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है। तो इस केस में आपके पास में अगर आपका डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और लेस देन होने के लिए यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये आपके पास में लार्जर वैल्यू होनी चाहिए, तो टी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर आप लो टी रखोगे, टेम्परेचर की वैल्यू कम रखोगे तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि उस केस में आपका डेल्टा एच जो है दैट विल बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, यानी कि दैट इज नॉट द करेक्ट मैच, ये करेक्ट मैच नहीं है, करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। तो हमारा ये ऑप्शन ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वाला देखते हैं। डेल्टा एच आपके पास में नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, यानी कि टी नेगेटिव डेल्टा एस, तो इस केस में आपके पास में ये नेगेटिव आ गया और ये आपके पास में पॉजिटिव आ गया। तो अगर आपका डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस होगा तभी आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है, तभी आपकी रिएक्शन, तो लो टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी ना कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर आप हाई टेम्परेचर रख दोगे तो उस केस में ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, तो ये भी आपका इनकरेक्ट मैच है। इसके बाद में आपके पास में आता है थर्ड वाला, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। डेल्टा एच आपका नेगेटिव है, टी डेल्टा एस आपका पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव आप कोई भी टेम्परेचर रखोगे रिएक्शन का आंसर जो है, जो आंसर है वो नेगेटिव में ही आएगा। डेल्टा जी अगर आपका नेगेटिव में होगा तो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होगी, यानी कि तो करेक्ट मैच है। तो बी एंड सी आर द रॉन्ग मैच, तो बी एंड सी ओनली। इसके बाद में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो ग्राफ सारे करने हैं आपको, केमिकल काइनेटिक्स के कोई सा भी दिया हो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहली चीज आपको दिया है रिएक्शन कंसंट्रेशन विद टाइम, तो चाहे आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ले लो, चाहे आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन ले लो, चाहे आप कोई सी भी रिएक्शन ले लो, रिएक्शन आपकी विद टाइम कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, ये नहीं हो सकता, सेम नहीं रहेगी। इसके बाद में आपके पास में जो रेट है मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आपके पास में फिर आता है, रेट टाइम के साथ डिक्रीज होगा, और यहाँ पे भी रेट आपका, ये तो आपके पास में रेट टाइम के साथ में जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है देखो, तो रेट डिक्रीज करता जा रहा है, ओके। और यहाँ पे आपके पास में कंसंट्रेशन टाइम के साथ जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी, तो आपके पास में जो रिलेशनशिप है के इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास में आता है ए नॉट माइनस ए अपॉन टी वाला रिलेशनशिप है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे यहाँ पे, या फिर आप अगर रेट के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो रेट इज इक्वल्स टू के है, रेट कांस्टेंट है, टाइम के साथ साथ आपका रेट चेंज नहीं होगा, इस केस में नहीं होता, वो आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर के लिए हम इसे लेके चलते हैं, यहाँ पे नहीं होगा। फिर इन्होंने रेट टाइम के साथ डिक्रीज किया है, वो भी नहीं है, यहाँ पे जो रेट है वो कांस्टेंट है, क्योंकि रेट इज इक्वल्स टू ए टू द पावर जीरो के इक्वल होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो आपके पास में आता है टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन इज वेरी स्पेसिफिक, तो आपके पास में ऑप्शन फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में आता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीज विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम, करेक्ट। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे आपके वॉन्डरवॉल फोर्सेस जो हैं वो इंक्रीज होते चले जाएंगे, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल आर हायर कंपेयर टू द कंपाउंड सच एज ईथर एंड हेलोएल्केन, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ईथर आपका डाइपोलर है, ईथर आपका पोलर कंपाउंड है, और हेलो एल्केन भी आपका डाइपोलर कंपाउंड है या फिर पोलर कंपाउंड है, जबकि फिनॉल में आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, फिनॉल और एल्कोहल में, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा ही होते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। अब आता है आपको क्वेश्चन दिया है अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड कंपोनेंट 1 एंड 2, x1 एंड y आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। ये बहुत लेटेस्ट में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपका मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन इन सॉल्वेंट स्टेट के लिए। तो आपको पता है पी ए, पी ए की जगह अब मैं वन को लेकर चल लेती हूँ क्योंकि वन की टर्म में हमें दे रखा है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वन विल बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट वन इन लिक्विड स्टेट मल्टीप्लाई बाय द P1 नॉट प्योर स्टेट में जो वन का पार्शियल प्रेशर है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट मल्टीप्लाई बाय द P टोटल, जो यहाँ पे ये P आया है ये P टोटल के इक्वल है। तो अब आपके पास में यानी कि इक्वेशन आ जाती है x1 P1 नॉट इज इक्वल्स टू y1 P,
ओके। अब मैं इसे, ये देखिए हमें निकालना क्या है, लीनियर प्लॉट निकालना है, और लीनियर प्लॉट में मुझे 1/x1 और 1/y1 निकालना है। तो y एक्सिस पे आपका x1 है और x एक्सिस पे 1/y1 है। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसे करेंगे, मतलब इसके कंपेयर करते, क्योंकि इन्होंने स्लोप और इंटरसेप्ट हमसे पूछा है। तो अब आता है आपके पास में, आप इसको ऐसे कर दो कि P1 नॉट अपॉन 1/y, y1 इज इक्वल्स टू P टोटल अपॉन x1। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में P1 नॉट, तो पर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ इक्वेशन को, मैं इसे ऐसे कर रही हूँ, ये मेरे पास में है y1 ओवर x1 इज इक्वल्स टू, तो ये मेरे पास में है P अपॉन x इज इक्वल्स टू P1 नॉट अपॉन y1। ठीक है, ये x1 है। अब P टोटल है, तो P टोटल को आपको कैसे लिख सकते हो, P टोटल आप लिख सकते हो P1 प्लस P2 करके अपॉन x1, और P1 प्लस P2 को आप लिख सकते हो, P1 को आप लिख सकते हो x1 P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट, इस तरीके से आप कर सकते हो अपॉन x1, और ये मेरे पास में P1 नॉट अपॉन y1 तो आ ही रहा है। अब मेरे पास में x2 को, क्योंकि x2 तो हमें दिया ही नहीं है, तो x2 की टर्म में हमें नहीं रखना है इसे, तो हम इसे करेंगे x1 P1 नॉट प्लस 1 माइनस x1 P2 नॉट अपॉन x1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट अपॉन y1। तो ये मेरे पास में आएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी, x1 P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस x1 P2 नॉट अपॉन x इज इक्वल्स टू P1 नॉट अपॉन y1। अब इसमें ज़रा मैं एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर देती हूँ, तो ये मेरे पास में आएगा इस तरीके से, तो यानी यहाँ तक हम कर चुके हैं। तो ये मेरे पास में आएगा, अगर मैं x1 कॉमन ले लूँ तो इससे मैं लिख सकती हूँ, x1 मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास में आ गया P1 नॉट माइनस P2 नॉट प्लस P2 ओवर x1, एंड दैट इज इक्वल्स टू P1 नॉट ओवर y1। तो अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं तो मेरे पास में आ गया P1 माइनस P2 नॉट प्लस P2 ओवर x1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट ओवर y1। अब मैंने क्या किया, ये P1 P2 को मैं उधर माइनस में ले गई, तो ये मेरे पास में आ गया P2 ओवर x1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट y1 माइनस, ये हमारे पास में आ गया P1 नॉट माइनस P2 नॉट। ठीक। अब P2 को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो 1/x1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट अपॉन P2 नॉट y1, माइनस को मैंने इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास में आएगा प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट अपॉन P2 नॉट। तो अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो ये मेरे पास में आपका इंटरसेप्ट आ गया, और ये मेरे पास में स्लोप आ गया। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, P1 अपॉन P2 विल बी द स्लोप, तो P1 नॉट अपॉन P2 यहाँ पे ही है कि ये इन दोनों में, यहाँ पे P2 है, यहाँ पे P2 है, ये वाला तो नहीं होगा, तो मेरे पास में P1 अपॉन P2 और P1 अपॉन P2 ये है, और दूसरा मेरे पास में है P2 माइनस P1 नॉट अपॉन P2 नॉट, तो P2 माइनस P1 नॉट अपॉन P2 नॉट, जबकि यहाँ पे P1 नॉट माइनस P2 नॉट है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख के करना, क्योंकि P1 और P2 नॉट में कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपके पास में आता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द फ्यू हाफ सेल्स आर मेंशन बिलो। आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं, और इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। आपको पता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है। ठीक है, ई नॉट सेल की वैल्यू आपकी जितनी ज़्यादा होगी पॉजिटिव में, आपके पास में डेल्टा एन डेल्टा जी भी उतना ज़्यादा होगा। एन की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा, बट हमारे पास में आप ये देखो कि हर एक में 2 ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो एन की वैल्यू तो मोस्टली सब में 2 ही आएगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको ई नॉट सेल देखना है। ई नॉट सेल की वैल्यू किसके लिए मैक्सिमम है, और ये आपको पता होना चाहिए कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है, वो आपका एज ए कैथोड की तरह काम करता है, यानी कि वो आपका राइट इलेक्ट्रोड होता है, और जिसका इलेक्ट्रोड
पोटेंशियल ई रिडक्शन कम होता है वो आपका एनोड की तरह काम करता है। तो आपके पास में ई नॉट सेल का फॉर्मूला है, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट है। अब राइट आप वो लो जिसकी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस निकालने हैं। देखो अगर मैं कॉपर और एजी का करूँगी तो एजी आपका कैथोड बनेगा और कॉपर आपका एनोड बनेगा। 80 में से 0.80 में से 34 माइनस करोगे कम आएगी वैल्यू। इसके बाद में अगर मैं एजी और जिंक को लेती हूँ तो एजी आपका कैथोड बनेगा और जिंक आपका एनोड बनेगा। तो इस केस में आपके पास में ई एजी राइट माइनस ई Zn प्लस 2 Zn, इनकी वैल्यू अगर हम ले लें 0.80 माइनस माइनस 0.60, तो ये दोनों आपके प्लस हो जाएंगे। 6 7 और 7 14 15, 1.56 वैल्यू आएगी। अब आप देख लो सिल्वर और मैग्नीशियम का। सिल्वर और मैग्नीशियम में आपका सिल्वर 0.80 माइनस माइनस 2.37 होना चाहिए, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 8 और 3 11 और ये आपके पास में 3। वैसे तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है क्योंकि इसके अलावा आपकी नहीं आएगी। तो इस केस में आपका सिल्वर कैथोड होना चाहिए और मैग्नीशियम एनोड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं जरा जिंक और सिल्वर का। जिंक और सिल्वर की वैल्यू आपके पास में जिंक को कैथोड बनाया हुआ है और सिल्वर को एनोड बनाया हुआ है, करेक्ट है, तो ये 1.56 आएगी। यहाँ पे जिंक और मैग्नीशियम की, जिंक और मैग्नीशियम को जिंक को कैथोड, जिंक को एनोड बनाया हुआ है और सिल्वर को मैग्नीशियम को कैथोड बनाया हुआ है। तो 0.76 माइनस उतनी ज़्यादा नहीं आएगी, तब भी आप निकाल के देख लो। ये आपके पास में होगी मैग्नीशियम की माइनस 2 पॉइंट, ये तो माइनस में ही आएगी, और माइनस 0.76 क्योंकि माइनस माइनस की ग्रेटर वैल्यू लिख लो इसमें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जिंक की आपकी माइनस 0.76 और सिल्वर की आपकी 0.80 आ रही है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे कॉपर और सिल्वर की देख लेते हैं। तो कॉपर की आपके पास में ये सिल्वर की 80 है और ये आपके पास में 0.34 होगी, इसमें से माइनस करोगे तो बहुत कम वैल्यू आएगी। अब आप देख लेते हो यहाँ पे सिल्वर को आपको एनोड बना रखा है, यानी कि -80 और मैग्नीशियम को आपको कैथोड बना रखा है, तो -2.37। तो बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दे रखा है। -2.37 और -0.80, तो ये नेगेटिव में ज़्यादा वैल्यू आएगी। आपका जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए था कि सिल्वर आपका कैथोड बनना चाहिए था और मैग्नीशियम आपका एनोड बनना चाहिए था, जबकि यहाँ पे सिल्वर को इन्होंने एनोड बना दिया और मैग्नीशियम का आपका कैथोड बना दिया। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन विल बी द ए ऑप्शन। ठीक है बच्चा, इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन हमारे पास में। अगला क्वेश्चन कहता है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, आपके पास में हेमी एसिटल बन रहा है। इसके बाद में इन केस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ये आपने यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड लिया है। कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन इन केस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इट्स द रिएक्शन, जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे ड्यू टू द स्मॉल सब्स्टिट्यूशन। देखो फॉर्मेल्डिहाइड में जो आपका हाइड्रोजन कनेक्टेड है वो बहुत ही स्मॉल है, तो यहाँ पे जो आपकी जो रिएक्शन है बेस की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगी या एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो उस केस में जो आपका H2O है दैट कैन ईजिली अटैक देयर। तो रिएक्शन का जो काइनेटिक्स है वो, या रिएक्शन की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होगी। इन केस ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिल्डिहाइड, यहाँ पे अब 3 क्लोरो ग्रुप प्रेजेंट हैं और बेस की प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन करा रहे हो, आइडेंटिफाई ए बी सी गिवन इन द फॉलोइंग। ओके, ये इसमें कुछ मिस हो गया। ठीक है, तो इन्होंने वैसे ये पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट सही और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो बेसिकली बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हैं क्योंकि दोनों की स्पीड, इसकी इस वाले की स्पीड ज़्यादा होगी देन कंपैरिजन टू दिस वन, क्योंकि इसमें यहाँ पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपका हाइड्रेशन स्लोअर होगा, हाइड्रेशन इज फास्टर। तो फर्स्ट वाले में जो होगा वो फास्टर होगा और जो सेकंड वाला है वो आपका स्लोअर होगा। इसके बाद में आता है आइडेंटिफाई ए बी सी इन द गिवन बिलो रिएक्शन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, आपका सॉल्ट एनालिसिस जो आपने लैब में किया था वो भी उसके ऊपर है। तो वहाँ पे आपके पास में अगर आपको लेड सल्फाइड कंपाउंड दिया है नाइट्रिक एसिड के साथ में, आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो लेड नाइट्रेट बनेगा। लेड नाइट्रेट की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे लेड सल्फेट बनेगा, और इसकी अमोनियम एसिटेट, एसिटिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट की ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है। तो यहाँ पे आपके पास में येलो कलर का प्रेसिपिटेट आता है जो कि आपका लेड क्रोमेट का होता है। तो लेड सल्फाइड, लेड सल्फेट, लेड क्रोमेट, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कंसीडर द रिएक्शन X2 प्लस
1/y2 द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट रिलेशनशिप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको बताना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x विद द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में रिलेशन बताना है एंड x टू बी वेरी वेरी स्मॉल। ये भी आपको देख के चलना है कि x आपका बहुत स्मॉल है। चलिए करते हैं इसको। तो ये आपके पास में आता है x2y गिव्स आउट x2 प्लस 1/2y2। अगर मैं इसे 1 ले रही हूँ तो ये इनिशियली 0 0 होगा। एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम ये 1 माइनस एक्स होगा, ये x होगा और ये आपका x/2 होगा। ये मोल्स हैं, ये मोल्स हैं, ध्यान रखना। तो अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए आपके पास में मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ इसको ईटा बना देते हैं ताकि आप x से कंफ्यूज ना हो। मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल आता है, ये पी टोटल आता है। तो अब अगर मैं Kp लिखती हूँ तो Kp मेरे पास में होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ x2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ y2 की पावर 1/2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ x2y, ये होगा। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ x2 निकालने के लिए मेरे पास में नंबर ऑफ मोल, जो हमारे पास में रिलेशनशिप है मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल आपको निकालने हैं। अब जो आपका x2 है, x2 के जो आपके नंबर ऑफ मोल हैं ये 1 माइनस एक्स हैं और टोटल नंबर ऑफ मोल अगर आप निकालोगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल मेरे पास में आएंगे, टोटल मोल मेरे पास में आएंगे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस x/2 प्लस x/2, तो ये मेरे पास में 1/x/2 आ जाएंगे। ये टोटल मोल आ गए। तो अब अगर मैं यहाँ पे करूँगी तो ये मेरे पास में आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ x2 के लिए अगर मैं निकालूंगी तो मेरे पास में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस x/2 इंटू पी टोटल, पी टोटल को p लिख रही हूँ। पार्शियल प्रेशर ऑफ y2 निकालूंगी तो मेरे पास में आएगा x/2 अपॉन 1 प्लस ये x/2 अपॉन 1 प्लस x/2 इंटू पी टू द पावर 1/2 और अपॉन में मेरे पास में पार्शियल प्रेशर ऑफ, एक मिनट, पार्शियल प्रेशर ऑफ x2 के लिए ये x होना चाहिए था, तो ये मेरे पास में x आएगा। इसके बाद में x2y के लिए 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू पी। अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगर मैं इसको, ये देखो 1 माइनस x/2 और 1 माइनस x/2 तो मेरा यहीं से कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया, तो मेरे पास में आया x अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू x/2, ये x/2 अपॉन 1 प्लस x/2 इंटू पी टू द पावर 1/2। ठीक है, अब मुझे पहले ही दे दिया कि x वेरी वेरी स्मॉल है, तो 1 माइनस एक्स की जगह मैं 1 लिख सकती हूँ और 1 प्लस x/2 की जगह मैं 1 लिख सकती हूँ। तो मैं इसको सॉल्व करूँगी इस तरीके से, x इंटू एक्स अपॉन 2 इंटू पी टू द पावर 1/2। अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ, यहाँ पे मेरे पास में Kp था, दोनों तरफ अगर मैंने स्क्वायर ले लिया तो मेरे पास में हो गया Kp का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू x/2 इंटू पी। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा अगर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर लिया। अब आपको x की टर्म में निकालना है, तो ये आपके पास में आ गया Kp स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 2 इंटू पी। तो यहाँ पे आपके पास में x विल बी 2 Kp अपॉन p और ये आपके पास में आ जाएगा क्यूब रूट और ये Kp स्क्वायर। तो ज़रा देखें कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो हमारे पास में 2 Kp स्क्वायर अपॉन p, ये वाला ऑप्शन आपका कंप्लीटली मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा सॉल्व करना है आपको। इसके बाद में आता है हेयर आर एटॉमिक नंबर ऑफ द सेवरल 14 ग्रुप विच एलिमेंट हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। एनसीईआरटी में बिल्कुल करेक्टली दे रखा है, आपको मेल्टिंग पॉइंट की पूरी टेबल दे रखी है। तो 14 ग्रुप एलिमेंट आपके पास में का, सी, जी, सन, पग होता है, जिसमें कि टिन का मेल्टिंग पॉइंट लोएस्ट होता है। तो टिन आपका 50, जिसका टिन का एटॉमिक नंबर आपका 50 आता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसमें आराम से देख सकते हो। कार्बन का आपके पास में 6 है, इसमें के बाद में 14 आपका सिलिकॉन का हो गया, फिर आपके पास में जर्मेनियम 10, लेड का आपके पास में 82 होता है, इसका आपके पास में 50 है। यहाँ पे आप करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 32, ये आपके, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे कैलकुलेट कर, इसका आंसर होगा। इसके बाद में आता है pH ऑफ वाटर 7 is 25, pH ऑफ वाटर इज 7 at 25 डिग्री सेल्सियस। तो
25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का पीएच एग्जैक्टली सेम 7 होता है, इसमें कोई वो नहीं है। बट जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वाटर का डिसोसिएशन बढ़ेगा और उस केस में आपका जो हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज करेगी। तो हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन के साथ में आपके पास में OH आयन कंसनट्रेशन भी इंक्रीज करेगी, बट ओवरऑल जो आपके पास में KW की वैल्यू होगी वो इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से आपके पास में जो पीएच वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाती है। तो ये ध्यान रखना, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो पीएच आपका डिक्रीज करता है, बहुत स्लाइट डिक्रीज करता है, रहता वो जो सॉल्यूशन है वो, जो आपका वाटर है वो रहेगा न्यूट्रल ही, बट हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन और जो OH आयन कंसनट्रेशन है वो दोनों इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो पीएच है वो डिक्रीज करेगा। इसके बाद में आता है द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट इन द प्रोटीन आर लिंक्ड टू इट्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट मैंने आपको कराया हुआ है, ये आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आता है। ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर में सेकेंड केवल स्ट्रेट चेन होती है, फिर आपके पास में बीटा बीटा प्लेटेड शीट और जो आपके पास में हेलिक्स फॉर्म आती है वो आपके पास में सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आती है। फिर ये आपकी फर्दर कोलाइड हो जाती हैं, कॉइल्ड फॉर्म में आ जाती हैं, वो आपका टर्शरी होता है, और जब दो आपस में मिक्स हो जाती हैं तो फिर आपका टर्शरी क्वाटनरी आ जाता है। तो ये आपका सेकेंडरी से थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कर देते हैं, अदरवाइज बहुत सिंपल चीज़ें हैं। तो K2Cr2O7 बेस की प्रेजेंस में जो आपका K2Cr2O7 है वो आपका K2Cr O4 बनाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर अगर आप उसका एसिडिक मीडियम कर दोगे तो वो दोबारा क्रोमेट आपका डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ पे तो आपको K2Cr O4 मिलेगा और यहाँ पे दोबारा आपको K2Cr2O7 मिलेगा। तो ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में आता है आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इन विच द सेंट्रल मेटल हैज D4 कॉन्फ़िगरेशन। अब देखते हैं चलो D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे आपके पास में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की आएगी X+4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, तो X आपके पास में आ जाएगा 6 +6। अगर X आपके पास में +6 आया तो आयरन का आपके पास में कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6, दैट इज आर्गन 3d6 4s2। तो आप इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 3d2 रह जाएगा, यानी कि ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद में नेक्स्ट वाला देखते हैं Mn के केस में। Mn के केस में आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे 6 इंटू -1 इज इक्वल्स टू -3, तो X आपके पास में +3 आ गया, यानी कि Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास में +3 आ गई। Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास में होता है आर्गन 3d5 4s2। अब इसमें से जब आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो ये आपके पास में 3d4 रह जाएगा, यानी कि ये आपका करेक्ट आ रहा है। इसके बाद में हम लेते हैं FeCN6 के लिए -3, तो यहाँ पे आपके पास में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी, Fe+3, और 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास में आएगा वो आएगा 3d5, तो ये भी D4 नहीं है। इसके बाद में आपके पास में आता है नेक्स्ट वाला, ये आपको क्रोमियम दे रखा है होल ट्वाइस H2O, तो ये आपके पास में H2O की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 होती है, और ये Me मिथाइल ऑक्सीलेट की जो आपके पास में ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आती है -1। तो मिथाइल एसीटेट के लिए ये आपके पास में आती है -1, तो ये आपके पास में आएगी Cr2, ये हो गया 2x प्लस 4 इंटू -1, और हाइड्रोजन H2O की 0 होती है, दैट विल बी इक्वल्स टू 0, तो 2x आपके पास में आ गया 4, तो x आपके पास में आ गया 2, यानी कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई आपके पास में +2। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी तो आपके पास में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d5 4s1 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, ये 3d4 रह जाएगी, यानी कि D इज द ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। तो B और D वाला जिसमें आ रहे हैं आपके, अच्छा BD ओनली भी दे आपको, BD ओनली भी दे रखा है, तो निकल के भी फिर हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, तो निकल आपके पास में यहाँ पे आ जाएगी +4, और निकल का आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d8 4s2। अब अगर यहाँ से 2 निकले और यहाँ से 2 निकले तो ये 3d6 रह जाएगा, तो इसमें भी आपके D4 नहीं आ रहे हैं, यानी कि B एंड D आर द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में आता है व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट introduced to a solvent with the vapor pressure of the solvent increased by 10 millimeter of Hg. Increase when a non-volatile solute is introduced to a solvent, the vapor pressure of the solvent is increased by 10 millimeter of Hg. In this case, the mole fraction of the solute in the solution is 0.2. If decrease in vapor pressure is
20 मिलीमीटर ऑफ Hg, व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, बार बार मैं कह रही हूँ, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में सॉल्यूट रहता है और हम सॉल्यूट के अकॉर्डिंग ही निकाल देते हैं। तो अगर हमारे पास में ये है PA0 माइनस PA/PA0 इज इक्वल्स टू ईटा बी, तो यहाँ पे ये PA0 आपके पास में डिक्रीज कितना आया है, PA0 सीधे ही इन्होंने इंट्रोड्यूस द सॉल्वेंट प्रेशर ऑफ द डिक्रीज बाय 10, तो सीधे ही हमें डिफरेंस ही दे दिया। तो यहाँ पे डिक्रीज 10 आया है, ये PA0 हो गया, और यहाँ पे आपके पास में मोल फ्रैक्शन 2 है, और यहाँ पे जो डिक्रीज आया वो 20 आया है, वो PA0, और ये हमारे पास में मोल फ्रैक्शन ये सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं। ये अगर मैं एक्स ले रही हूँ तो ये सॉल्वेंट का है, ईटा बी सॉल्वेंट का, तो ये मैंने दोनों कैंसिल करे, तो मेरे पास में आ गया 10/20 इज इक्वल्स टू 0.2/XB, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास में आएगा XB। मोल फ्रैक्शन ऑफ B जो आ रहा है वो 0.4 आ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A जो होगा वो 1 माइनस 0.4, ये आपके पास में 0.6 आ जाएगा। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में आता है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस। देखो सॉल्वोलाइसिस में आपके पास में आप Br को रिमूव करके OH आयन ला रहे हो, और बेसिकली SN1 मैकेनिज्म चल रही है। मतलब हम कर क्या रहे हैं, आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो एक तरीके से, तो RX आपने लिया, आप सॉल्वेंट, इस सॉल्वोलाइसिस हम बोलते हैं, जो आपके पास में सॉल्वेंट है वही न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि इस केस में सॉल्वोलाइसिस हमारे पास में सॉल्वोलाइसिस होता क्या है, सॉल्वेंट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ही सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, उसे हम सॉल्वोलाइसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा उसकी सॉल्वोलाइसिस प्रोसेस उतना ही ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ये 2 फिनाइल से अटैच है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ग्रेटर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ग्रेटर द स्टेबिलिटी। ये आपके पास में सेकेंडरी है, ये आपके पास में टर्शरी है, और यहाँ पे आपके पास में ये आपके पास में वो बेंजाइलिक हो गया। तो बेंजाइलिक, जो कि यहाँ पे बेंजाइलिक और टर्शरी भी है, तो टर्शरी बेंजाइलिक इज मोर स्टेबल देन टर्शरी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो हमारे पास में C होगा, C वाले ये 2 हैं सबसे ज़्यादा। उसके बाद में फिर हमारे पास में B आएगा, फिर हमारे पास में A आएगा, और फिर हमारे पास में D आएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑर्डर वैसे आपने जो देखी है वो टर्शरी, फिर आपके पास में फिनाइलिक होती है, बेंजाइलिक होती है, उसके बाद में आपके पास में एलाइलिक होती है, बट आपने ये भी देखना है कि आपको प्राइमरी बेंजाइलिक दिया है या सेकेंडरी बेंजाइलिक दिया है। तो यहाँ पे आपके पास में ये सेकेंडरी बेंजाइलिक है, और यहाँ पे आपके पास में ये टर्शरी बेंजाइलिक है, पर इस सेकेंडरी बेंजाइलिक में 2 फिनाइल ग्रुप कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा वो ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो 4th ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में आइडेंटिफाई द करेक्ट, सीधे NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हो फर्स्ट स्टेप में जब आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओगे तो आपके पास में सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा, फिर आप उसको एसिड के प्रेजेंस में करा रहे हो तो A आपके पास में फिनॉल बनेगा, और फिनॉल का जब आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो ये आपके पास में ये कंपाउंड बन जाता है। तो डायरेक्ट है, NCERT में डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी है, यानी कि द B ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में आता है कंपाउंड X एब्जॉर्ब 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड X upon oxidation with KMnO4 gives these compound, the total number of sigma bond आपको बताने हैं। पहली बात, ये 2 मोल हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि ये 2H2 एब्जॉर्ब कर रहा है, तो 2H2 एब्जॉर्ब करने का मतलब इसके पास में 2 डबल बॉन्ड होंगे, तो 2 डबल बॉन्ड में अगर मैं ये देखो एंड में ये आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड आने का मतलब कि आपके पास में CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, CH2 डबल, मतलब ये देखो अगर आपके पास में C डबल बॉन्ड C ये डबल सब्स्टिट्यूटेड होता है तो आपके पास में कीटोनिक ग्रुप आएगा इस तरीके से। बट अगर आपके पास में CH3 के साथ में यहाँ पे H ग्रुप प्रेजेंट है ये, तो आपके पास में फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप आएगा, और फॉर्मेल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि यहाँ पे आपके पास में ये आता CH3CO, बट KMnO4 के साथ में आप करा रहे हैं तो CH3COOH बनेगा। तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए था मेनली कंपाउंड का। तो आप ये देखो ये कैसे कैसे ब्रेक हो रहा है। पहले मैंने क्या किया, ये CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, फिर आपके पास में ये CH2 ये फिर मेरे पास में आ गया C डबल बॉन्ड होगा जरूर यहाँ पे, और ये आपके पास में H ग्रुप होगा,
ऐसे ही यहाँ पे CH3 और ये फिर आपके पास में CH3 ये स्ट्रक्चर होगा। तभी जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो ये पूरा कंपाउंड ये यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। अब आपको यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। तो आपके पास में CH2, मैं सारे बॉन्ड अलग अलग बना रही हूँ ताकि आप इजीली काउंट कर सको। तो ये आपके पास में आएगा CH, CH, ये आपके पास में 3, तो देखो 3 यहाँ पे हो गए। इसको पूरा ही ओपन करके बना देते हैं। तो ये H, 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 यहाँ पे आपके पास में H, 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 H और ये 3 H। तो काउंट कर लेते हैं ज़रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 और 3 हाइड्रोजन वो वाले, तो 27। पाई बॉन्ड काउंट नहीं करने हैं, सिग्मा बॉन्ड पूछे हैं बस, तो 27 सिग्मा बॉन्ड आपके पास में आएंगे। इसके बाद में आता है आपके पास में 0.01 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 10% हाइड्रोजन ऑन कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूस 0.9 ग्राम ऑफ H2O। मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड निकालना है। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास में इसके 0.01 मोल है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जिसमें कि आपके पास में 10% हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये आपको गिवन है। कंप्लीट कंबशन जब आपने इसको कराया तो कंप्लीट कंबशन कराने के बाद में आपके पास में जो H2O बना है वो 0.9 ग्राम बना है। पहले आप H2O के मोल निकाल दो। 0.9 ग्राम 18, यानी कि ये आपके पास में आ गया 20, 1/20, तो 1/20 से ये आपके पास में आ गया 0.05 मोल ऑफ H2O। अगर 0.5 मोल ऑफ H2O हैं तो हाइड्रोजन के मोल कितने होंगे? हाइड्रोजन के मोल, क्योंकि 2 एटम है इसमें, तो हाइड्रोजन के मोल आपके पास में आ जाएंगे 0.05 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 0.1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यानी कि जब आपके पास में 0.01 मोल कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में यू हैव 0.1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो 1 मोल जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे तो उसमें कितने होंगे? तो 0.1 अपॉन 0.01 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आपके पास में आ जाएगा 0.1, 0.1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम वहाँ पे है। तो इस 0.1 मोल का मास कितना होगा? मोल, आपको हाइड्रोजन के मोल पता चल गए कितने हाइड्रोजन के मोल हैं, क्योंकि 0.1 में 0.01 में 1 मोल 0.1 मोल है, तो 1 मोल में कितने होंगे? सीधे आपने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास में आ जाएंगे, मैंने शायद गलत कर दिया, 10 मोल। ये आपके होंगे 10 मोल। 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है जिसका मास कितना होगा? 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब परसेंटेज निकालने के लिए सीधे हमारे पास में फॉर्मूला होता है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास ऑफ हाइड्रोजन 10 आ गया, मास मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें निकालना है इनटू 100। आपको 10% यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास में x की वैल्यू 100 आ जाएगी, यानी कि मोलर मास ऑफ द कंपाउंड विल बी 100 ग्राम ओनली। ठीक है, इसके बाद में आता है अब आपके पास में थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कैलकुलेटेड फॉर द गिवन डेटा इज दिस वन। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी निकालनी है आपको, x2 निकालने की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी निकालनी है, और डेटा आपको जो ये दे रखा है। तो पहले आप क्या कर रहे हो, एम एक्स माइनस सॉलिड को एम प्लस एक्स माइनस में कन्वर्ट कर रहे हो, इसकी लैटिस एंथैल्पी दे रखी है। ठीक है जी, फिर आप एम सॉलिड को एम गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये आपके पास में 100 किलो जूल आ गया। फिर एम को एम प्लस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हो, 500 किलो जूल आ गया। फिर इसने एक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, तो ये आपके पास में आ गया 300 किलो जूल। इसमें प्योर आयनिक कंपाउंड है। देखो अब तरीका क्या है, आपने करा क्या एक्चुअल में, एम सॉलिड प्लस हाफ x2 गिव्स आउट m प्लस x माइनस। तो आपने पहले क्या किया, m सॉलिड को m गैस में कन्वर्ट किया। यहाँ पे इसकी सब्लिमेशन एंथैल्पी दी होगी जरूर, सॉलिड को गैस में, यस, ये 100 किलो जूल है।
ये आपने इसे गैस में कन्वर्ट कर दिया, फिर आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसमें आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी दी होगी, वो 500 किलो जूल है, रिक्वायर्ड होती है, तो आपके M प्लस गैस बन गया। अब ये डिसोसिएशन एंथैल्पी आपको निकालनी है, तो ये डिसोसिएशन एंथैल्पी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हम हाफ मोल के लिए लग कर रहे हैं, तो आपके पास में x आएगा, x इन फॉर्म ऑफ गैस आएगा, फिर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये x नेगेटिव बनाएगा, तो गेन एंथैल्पी हमें कितनी दे रखी है, -300 किलो जूल दे रखी है। ये दोनों आ गए, ये दोनों कंबाइन करके ये मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो इसकी लैटिस एंथैल्पी भी हमें दे रखी है, और लैटिस एंथैल्पी क्योंकि कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो -800 होगी, और ओवरऑल जो पूरी रिएक्शन दे रखी है वो भी, उसकी भी एंथैल्पी हमें दे रखी है, वो हमें दे रखी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -400 जूल। तो ओवरऑल आपके पास में होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस डिसोसिएशन एंथैल्पी, जो कि आपके पास में जो आपको निकालनी है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस लैटिस एंथैल्पी, ये सब है। तो ये आपके पास में -400 दे रखा है, सब्लिमेशन 100 दे रखी है, आयनाइजेशन 500 दे रखी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको -300 दे रखी है, डिसोसिएशन एंथैल्पी आप DE/2 करके चलोगे, लैटिस एंथैल्पी आपकी -800 हो गई। तो ये हो गया 6 और 300 हो गया, और 300 -800 और 300, तो ये हो गया -500, 6, तो ये हो गया आपके पास में 300 -800, डिसोसिएशन एंथैल्पी डिवाइडेड बाय 2 -400, तो -400 इज -500 प्लस डिसोसिएशन एंथैल्पी बाय 2, माइनस उधर जाके प्लस का हो गया, तो ये आपके पास में आ गया 100 डिसोसिएशन एंथैल्पी बाय 2, तो डिसोसिएशन एंथैल्पी आपके पास में आ गया 200 किलो जूल पर मोल, सबकी यूनिट भी किलो जूल पर मोल है, तो यही आपके पास में आंसर आ जाएगा 200। ठीक है जी बच्चा। इसके बाद में आता है 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज अलाउड टू रिएक्ट विद 120 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि आपके पास में है Al प्लस O2 गिव्स आउट Al2O3। यहाँ पे आपके पास में 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज अलाउड टू रिएक्ट विद 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। पहले बैलेंस कर दो इक्वेशन को, 2 ये आपके पास में आएगा 2 2, और ये आपके पास में हो गया 4, ये आपके पास में हो गया 3। ये ओवरऑल बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालो, 81 डिवाइडेड बाय 27 एंड दैट इज 16। तो 81 डिवाइडेड बाय ये आपके पास में आ गया 3, और 128 डिवाइडेड बाय 16 ये आपके पास में आ गया 8। तो अब आप कैसे करोगे यहाँ पे कि द 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास में कितने हैं, 3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि आप पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा, उसके बगैर आप नहीं कर पाओगे। 3/4 इंटू 3, तो या 3/4 इंटू 3, तो ये आपके पास में आ गया 9/4, और 9/4 के लिए आपके पास में 2.25, यस, 4 के लिए 3, तो आपके पास में ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, आपके पास में एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट है, जिसके आपके पास में नंबर ऑफ मोल 3 है। तो आप जो प्रोडक्ट बनाओगे वो एल्यूमिनियम के अकॉर्डिंग बनाओगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस इन द ग्राम। अब आप क्या करोगे कि 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ Al2O3। ठीक है, तो आपके पास में कितने हैं, 3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, 3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितने प्रोड्यूस करेंगे, 2/4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपके पास में आ गया 6/4, और 6/4 आपके पास में मोल आ गए। तो अब आपको उसको मोलर मास निकालना है, तो आप करोगे 6/4 एल्यूमिनियम का मोलर मास आप कैलकुलेट कर लो, उसको आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके आपके पास में यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको खुद करना है। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये आपको दिया हुआ है अमीन विद एल्कोक्सी ग्रुप, अमीन पे और पैरा पोजीशन पे इथॉक्सी ग्रुप है, और फिर तो पहले स्टेप में आप क्या करा रहे हो, पहले स्टेप में क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आपको बताने हैं। तो पहले स्टेप में जब आप इसका NaNO2 और HCl के साथ कराते हो तो सबको पता है ये डाईएजोटाइजेशन है, सबको पता मतलब ये रटा हुआ होना चाहिए, सबको पता से ये मेरा मतलब ये है
कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब आपने क्या कराया, अब आपने इसकी रिएक्शन कराई तो ये आपके पास में A बन गया। अब आपने इसकी रिएक्शन कराई फिनॉल के साथ में, तो फिनॉल के साथ में जब आप डाइजोनियम कंपाउंड की रिएक्शन कराते हो तो आपके पास में कपलिंग रिएक्शन होती है और ये पैरा पोजिशन पे कंबाइन होता है, यानी कि ये दोनों कंपाउंड आपस में कपल होंगे इस तरीके से, और ये आपके पास में डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो ये आपके पास में आएगा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड N, ये, और यहाँ पे आपके पास में ये, और ये आपके, अभी मैं इसे O इथॉक्सी लिख रही हूँ इस तरीके से, ये हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, इसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराई है, नहीं इसी रिएक्शन को कंप्लीट किया है NaOH और HCl के साथ में, तो आपके पास में क्योंकि NaOH के साथ कराएंगे तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा, बट यहाँ पे फिर इन्होंने दोबारा इसकी HCl के साथ करा के ये आपका कंपाउंड आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में आपने, तो ये आपके पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया होगा, आप इसको काउंट करोगे तो सेम वही चीज़ें आएंगी, 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 कार्बन हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन होंगे इस तरीके से N2। अब इसकी जब आप NaOH के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये जो आपके पास में H प्लस है, ये H प्लस रिमूव होकर ये O नेगेटिव बना देता है, यानी कि अगर आप ये कराओगे O CH2 CH3 N डबल बॉन्ड N, ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव बना देगा। और फर्दर इसकी रिएक्शन जब आप RX के साथ एल्काइल हैलाइड के साथ करा रहे हो तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और ये आपके पास में CH3Br, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ब्रोमीन आपका निकल जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास में आएगा CH3CH2O, ये N डबल बॉन्ड N O CH2 CH3, ये कंपाउंड पूरा आपका बनेगा। द टोटल नंबर ऑफ sp, अब इसका मोलर मास भी पूछ सकते हैं, इसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन भी पूछ सकते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन 1 2 3 4, केवल 4 आपके पास में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होंगे, तो द आंसर विल बी 4। तो इस तरीके से ये आपके उस वाले सेशन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको वीडियो जल्दी जल्दी मिलती रहेंगी ताकि आप एग्जाम की तैयारी ढंग से करते रहो। एडवांस के क्वेश्चन भी मैं देना शुरू कर दूँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चा, बाय।